हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द concentration of solution। तो जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या हैं, टर्मोलॉजी है। जिन टर्मोलॉजी का यूज करके हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं बाई परसेंटेज। तो बाई परसेंटेज हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 3-4 पॉइंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है मास परसेंट, या इसको बोलते हैं परसेंटेज बाई मास। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं m/m%। ठीक है, तो मास परसेंट क्या होता है, तो मास परसेंट का मतलब होता है द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होता है, हम बोलते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, मास परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं m/m% इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो देखिए फार्मूला से कहीं ज्यादा जरूरी यहां पर क्या होता है, इसके डिफिनीशन को समझना। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है 30% बाई मास, 30% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो 30% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर लिखा हुआ 30% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम, तो 100 माइनस 30 70 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मास परसेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सेकंड हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, या इसको हम V/V% से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, तो हम बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके डिफिनीशन लिखना चाहे, फार्मूला लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं V/V% इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया वॉल्यूम परसेंट।
क्लियर है? ये हमारा हो गया वॉल्यूम परसेंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बेसन है या हमारे लिए कोई बॉटल ही है, ठीक है, और इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 30% वाई वॉल्यूम इथेनॉलिक सॉल्यूशन, इथेनॉलिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि 30 ml ऑफ इथेनॉल, 30 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 70 ml यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे ये नहीं कहा जाता है कि सॉल्वेंट ये है, बेंजीन है, टॉलुइन है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो आपको हमेशा क्या कंसीडर करना है? वाटर, वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इथेनॉलिक सॉल्यूशन मतलब इथेनॉल सॉल्यूट के फॉर्म में और सॉल्वेंट कौन हो गया? तो सॉल्वेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद से जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है थर्ड सी मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं m/v%। मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? हम बोलते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, इसी को हम लोग बोलते क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर हम इसका डिफिनेशन इसका फार्मूला लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? m/v% इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है? अब देखिए जैसा कि अभी हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट देखा, वैसे सेम वे में एक और परसेंटेज का कांसेप्ट होता है वॉल्यूम बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V/N%। क्या होता है? हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम कह सकते हैं कि सर V/N% इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? ये आपका हो गया वॉल्यूम बाय। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शुगर का सॉल्यूशन बनाया, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है 40%, मान उस पर लिखा हुआ है 40% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। कैसे? बाय मास वॉल्यूम, ठीक है, बाय मास वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को परसेंटेज के टर्म्स में चार तरह से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जब मास परसेंट की बात करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों को ग्राम में लेंगे, ऊपर सॉल्यूट लेंगे और नीचे क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम कर रहा है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम बाय मास कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
टू 100। क्लियर है? तो हमेशा जो होगा ऊपर क्या होगा, सॉल्यूट को लेंगे और नीचे किसको लेंगे, सॉल्यूशन को लेंगे। क्लियर है? इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो हमारा आता है पीपीएम एंड पीपीवी। पीपीएम एंड पीपीवी। पीपीवी, पीपीएम क्या होता है? तो पीपीएम को हम लोग बुलाते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीवी को हम लोग क्या बुलाते हैं? पीपीवी को हम लोग बुलाते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है? अच्छा, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 6। बिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 9। अच्छा, पीपीएम और पीपीवी टर्म्स यूज कहां करते हैं? तो पीपीएम और पीपीवी का जो टर्म होता है हमेशा कहां यूज करते हैं? हम वहां यूज करते हैं जहां सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। मतलब इट इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड मतलब जहां सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, ट्रेस अमाउंट में है, बहुत ही कम अमाउंट में है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पीपीएम और पीपीवी का टर्म यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पोल्यूशन इन एयर, एयर के अंदर कितना पोल्यूशन है उसको हम लोग पीपीएम या पीपीवी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन टीथ, टीथ के अंदर जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है उसको भी हम पीपीएम पीपीवी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हॉटनेस इन वाटर, वाटर के अंदर कितना हॉटनेस है उसको हम लोग पीपीएम या पीपीवी के टर्म्स में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जैसे आप मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास है वॉल्यूम परसेंट आपने पढ़ा, वैसे ही हम पीपीएम और पीपीवी को भी क्या कर सकते हैं? मास बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं पीपीएम को द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? पीपीएम के टर्म्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है? और ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पीपीवी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीपीवी के जब हम क्या कर सकते हैं? पीपीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। ठीक है भाई? 1 मिलियन का मतलब क्या होगा? 10 टू द पावर 9। ठीक है? मिलियन का मतलब क्या होगा? 10 टू द पावर 6। तो हम इसको मास बाय मास के टर्म में भी बात कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम के टर्म में बात कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पीपीएम को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या बोलेंगे? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या बोलेंगे? द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1.5 ppm, लिखा हुआ कहीं 1.5 ppm। ठीक है? हम इसको क्या बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हम किस तरह से सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? हम सॉल्यूशन को पीपीएम या पीपीवी के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा पीपीएम है पीपीवी। इसके बाद से जो नया टर्म्स आता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है? तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, थर्ड मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है? यह एक रेशियो होता है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है? ये मान लीजिए सॉल्यूशन है,
ठीक है। इसके अंदर ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट ये कौन है, ए है, और इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है, बी है, ठीक है। ये सॉल्वेंट क्या है, बी है, सॉल्वेंट ए है और ये सॉल्वेंट क्या है, बी है। अब हमको अगर सॉल्वेंट ए जो कंपोनेंट ए है इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम ये करते हैं सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का तो कौन है, ए और बी है, तो ए का मोल प्लस बी का मोल दोनों को मिला देंगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो यह रेशियो होता है, इट इज द रेशियो, किसका रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी component and number of moles of solution, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बी का मोल अपॉन टोटल, बी का मोल अपॉन टोटल, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ले लीजिए अपॉन टोटल मोल ले लीजिए। मोल का मतलब क्या होगा, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेंपरेचर के बढ़ाने घटाने से किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता। एज वेल एज और इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ये भी है नो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ solution is always क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, जब अगर मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूशन बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, तो A का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb, B का मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो अगर हम यहां पर एलसीएम ले लें क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया Na और यहाँ क्या बच गया Nb, कैंसिल होगा तो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर हमको सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है और किसी एक कंपोनेंट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया गया कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.6 आएगा, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.8 आएगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है मोल फ्रैक्शन के बाद जो डिफरेंट टर्म्स है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो क्या है, तो पॉइंट नंबर 4 स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम स्टूडेंट ग्राम पर लीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर लीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है, हम बोलते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम कहते हैं
the mass of solute present in, आप इसको 1000 ml भी लिख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंट और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है। अगर 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास देखोगे, 100 ml सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का मास देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। और अगर 1000 ml में सॉल्यूट का मास देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि सर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास किसमें लेना है ग्राम में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लेना है लीटर में, और यही रीजन होता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है ग्राम पर लीटर, इसलिए स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में क्या करते हैं क्लियर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और टर्म्स है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, वो हमारा आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या हम इसको कंसंट्रेशन भी बुलाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालिए, इसका मतलब ही हम लोग किससे लेते हैं मोलैरिटी से लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक और टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, या इसको हम एक और टर्म में बुलाते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव मास। तो देखिए मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट टर्म्स हैं, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास। मोलैरिटी होता क्या है, तो हम बोलते हैं मोलैरिटी का मतलब the mass of solute, the number of moles of solute, the number of moles of solute present in 1 liter of solution। ध्यान दीजिएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। दोनों में डिफरेंस है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको बोलते हैं मोलैरिटी, और 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में मास निकालोगे तो स्ट्रेंथ, और 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे तो उसको क्या बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट के साथ मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ क्या होगा number of moles of solute upon volume of solution। B किसमें लेंगे लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में भी सॉल्यूट को V से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब V का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम क्या लिख सकते हैं WV अपॉन MV। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है लीटर में लेना है, लेकिन जनरली जो न्यूमेरिकल मेथड पूछे जाते हैं उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें दिया जाता है ml में, किसमें दिया जाता है ml में। तो या तो आप उस वॉल्यूम को सीधे सीधे लीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो यहाँ पर फॉर्मूला में इसको सेट करते हैं कि अगर वॉल्यूम ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करें 1000 कहां चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर चला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन गया m = WV × 1000 अपॉन MV × वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते रहे, यूनिट, इसका यूनिट क्या है ऊपर कौन है मोल और नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर में, इसकी यूनिट क्या रहेगी मोल पर लीटर। या इसको हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं
जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ 3 मोलर एंड 3 एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? तो 3 एंड का मतलब हुआ 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स प्रेजेंट है, इसको हम 3 एंड से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखिए मोलैरिटी होता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट कैसे? अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर आप टेम्परेचर सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो आप देखिए वॉल्यूम का मोलैरिटी से कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर मोलैरिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, और मोलैरिटी क्या कर जाता है? घट जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द मोलर सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मोलैरिटी क्या है? 1 है। और अगर कह रहा है सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी मोलैरिटी क्या है? 1/2 है, या हम कह सकते हैं 0.5 ml। और अगर कह रहा है डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? 1/10। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1/10 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.1 मोलर। ठीक है, अगर कह रहा है सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब इसकी मोलैरिटी क्या है? 1/100, या इसको हम बोल सकते हैं 0.01, या हम कहते हैं मिली मोलर सॉल्यूशन। तो मिली मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/1000, या हम कह सकते हैं 0.01। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट, पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? तीसरे पॉइंट को ध्यान दीजिए। यहाँ हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं, और सॉल्यूट को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं, मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट को क्या करता हूं? ऐड करता हूं, तो उसके मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? m1 है, और वॉल्यूम कितना है? v1 है। अब हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, इसका डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए हमने वाटर को ऐड किया, ठीक है, तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, ठीक है, इस सॉल्यूशन वॉल्यूम v1 से क्या आ जाएगा? v2 हो जाएगा। भाई आफ्टर डाइल्यूशन के बाद हो नहीं है, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद क्या होगा? वॉल्यूम v1 से क्या आ जाएगा? v2। ठीक है, v2 का मतलब क्या होगा? v2 का मतलब हो गया v1 प्लस v1। पहले इसकी वॉल्यूम कितनी थी? v1, और vh2 आपने और ऐड कर दिया, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? v1 प्लस vh2, मतलब v2 हमने मान लिया। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसका मतलब मोलैरिटी भी चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी m1 से क्या हो गया? m2 हो गया। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि डाइल्यूशन के बाद v1 जो होता है
ठीक है, वो V2 से क्या होता है, कम होता है। मतलब जब हम सॉल्यूशन को डायल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है मतलब मोलैरिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन डाइल्यूशन करते समय एक चीज कांस्टेंट होता है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होता है वह क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। देखिए वो चेंज नहीं होता, हम चेंज किसको कर रहे हैं, सॉल्वेंट को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सर मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहां पर लिखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो Np इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1V1। Np इक्वल टू इसको इधर लेते हैं, M into V होगा मतलब M1V1, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, M2V2। तो यहाँ पे Np किसके इक्वल है, M1V1 के, यहाँ पे Np किसके इक्वल है, M2V2 के। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा डाइल्यूशन के केस में। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ऑन मिक्सिंग। हम बात कर रहे हैं क्या, ऑन मिक्सिंग। जो हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ऑन मिक्सिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन ये भी है, ठीक है। ये मान लीजिए सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन क्या है, 2 है, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, एक नया सॉल्यूशन बना दिया, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हम कहते हैं इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, M मिक्स, मिक्सिंग करने के बाद और V मिक्स। तो V मिक्स किसके इक्वल है, बता सकते हैं, V1 प्लस V2। तो जो नई मोलैरिटी आ रही है मिक्सिंग करने के बाद, ये किसके बराबर होगा, ये होगा M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2। क्लियर है? तो ये रहा मोलैरिटी को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है स्टूडेंट, नोट